हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज आगे हम लोग बच्चों किस पर आगे लेक्चर 11। लेक्चर 10 हम लोगों ने पढ़ा था इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अगर आपने नहीं देखा तो देख ज़रूर बच्चों लेना, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और अगर वो नहीं समझोगे तो जो बाद के लेक्चर वो भी समझ में नहीं आएंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था जब हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे थे। आज उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब ये सब क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहे हैं कि सर हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, वो सब अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल है, अभी सब समझ जाओगे क्यों मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको याद होगा बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली ऑब्जर्वर है, हम चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। द वे इट इज़ अ वे ऑफ ऑब्जर्विंग द थिंग्स। बस सिंपल सी बात है। एक लेमैन भाषा में अगर कोई आके आपसे पूछे, देखो बच्चों मैं ये मानता हूँ कि कोई भी चीज़ आप कितना समझे हो डिपेंड करता है कि आप दूसरों को कितना अच्छा समझा पाते हो। अगर आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो इसका मतलब आप खुद नहीं समझे हो। आसान भाषा में अगर नहीं समझा पा रहे हो तो मुझसे अगर कोई छोटा बच्चा आके पूछे कि भैया ये बताइए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो मैं उसे कह दूंगा कि बच्चा जहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। आप कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, वे ऑफ ऑब्जर्विंग वही है। अब इसका एग्जाम्पल उसको क्या दोगे, कह दो कि बच्चा एक बात बताओ, आप जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठे होते हो किसी सीट पर और ट्रेन आपके सामने से गुजरती है तो आप तो रेस्ट पे हो, ट्रेन आपको जाती हुई दिखती है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है, आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। लेकिन जो बंदा अंदर बैठा है, अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसमें अटैच कर दूं, मतलब ऑब्जर्वर वो है, तो उसको क्या दिखता है, उसको दिखता है कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। तो क्या एक्चुअली में प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा होता है? नहीं, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो बंदा अंदर बैठा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, देखो प्लेटफॉर्म पीछे जाता हुआ दिखता है ट्रेन जब आगे बढ़ रही होती है, तो इसका मतलब देखो नज़रिया चेंज करा तो चेंज हो गई ना चीज़ें, वही चीज़ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसका मैं थोड़ा फिलॉसफी में एक लाइन बोलता हूँ, समझना। इफ़ वी चेंज द वे ऑफ ऑब्जर्विंग द रियलिटी चेंजेस। बात समझना, जब हम क्वांटम रियल में जाएंगे ना बच्चों, तो हमको ये पता चलेगा आगे चल के, अगर इंटरेस्टेड होगे तो मैं वो सब भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। कि क्या पढ़ेंगे हम लोग, जब पहले इंटरमीडिएट पढ़ लो जल्दी, तब पढ़ेंगे वो सब। क्या है कि जिन चीज़ों को हम फंडामेंटल समझते हैं ना कि ये इससे ज़्यादा और डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमें पता चलता है कि जो सॉलिड है, जो मास है, ये सब जो सॉलिड दिख रहा है वो बहुत फंडामेंटल लेवल पे वो सॉलिड है ही नहीं। वो सॉलिड नहीं है बच्चों, वो मैटर जो स्टेट हमको दिखती है वो सॉलिड नहीं है। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ वो सब बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए क्या होता है। अब जैसे एक कार ये है, समझते हैं ज़रा, एक कार है, ठीक है, और ये आगे बढ़ रही है। एक बंदा है जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है इसके, वो रेस्ट पे है, ठीक। तो कार आगे बढ़ रही, भाई इसको मोशन की एनालिसिस करनी है कार की कि कितनी तेज़ी से जा रही, कितनी दूर जाएगी, ये सब करना है इसको। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि फिजिक्स में तुम इस बंदे को तो दिखाते नहीं फिरोगे हर एक क्वेश्चन में, हर एक जगह पे। अब मुझे इस बंदे को ये बताना है, मतलब मैं ही ये बंदा हूँ जो रेस्ट में है, वो कार के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, और मुझे ये देखना है कि कार किस डायरेक्शन में जा रही। तो क्या मैं ऐसे ऐसे करता बढ़ूंगा, ये देखो कार जा रही, वो देखो कार जा रही। फिजिक्स में तुम ऐसे तो लिखोगे नहीं कि कार मुझे उस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। उस डायरेक्शन क्या डायरेक्शन होती है, आप कुछ स्पेसिफाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस बंदे के साथ एक एक्स वाई जेड इमेजिनरी एक्सिस, मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो हवा में एक्सिस ड्रॉ हो गई, बात समझ रहे हो, ये कोई रियल चीज़ नहीं है। मैथमेटिक्स की भाषा में हम कह दें तो हम एक्स वाई जेड एक्सिस इस बंदे से अटैच कर देंगे। तो अब कार कहीं भी जा रही होगी उसकी पोजीशन हमको एक्स वाई कॉमा जेड के रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। और ये बंदा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं ओरिजिन पे बैठा हुआ, मैं इस कार को मान लो पी, इस पी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो अब इसका पोजीशन तो हर वक्त पता चलती रहेगी, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और एक हम टाइम अटैच कर देंगे इसमें। टाइम अटैच करने का मतलब होता है एक इमेजिनरी क्लॉक। भाई आप आगे चल के जानोगे कि जो टाइम होता है वो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। टाइम इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। चलो वो सब छोड़ो, अभी इस लेवल पे आ जाओ। तो हम क्या जानेंगे कि जब कार आगे पीछे जाएगी, तो हमने कहा कि भाई इसका पोजीशन 5 सेकंड बाद बताओ। तो हमारे पास कोई घड़ी या क्लॉक वॉच कुछ तो होना चाहिए। तो एक टाइम कोऑर्डिनेट और एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इन चारों को मिला दें अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम लोगों ने पढ़ रखा था।
बात समझ गए? इतना तो समझा दोगे बच्चे को कि ये हमें क्यों दिखाना पड़ता है, क्योंकि हम फिजिक्स में प्रॉब्लम में मैथमेटिकली हम बंदा नहीं बनाते फिरेंगे हर तरफ, और ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि वो देखो कार जरी, वो देखो कार जरी, हमें कुछ दिखाना पड़ेगा ना मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली ऐसे दिखाते। इसको देख लो। तो अब बात आती है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों पढ़ना पड़ रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों इसलिए पढ़ना पड़ रहा है हमें क्योंकि सॉरी, न्यूटन के जो लॉ हैं वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही अप्लाई होते हैं, सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं। यानी न्यूटन के लॉ तभी तक अप्लाई करें होंगे जब हम उनको देखने का जो तरीका है और चीज़ों को ऑब्जर्व करने का जो तरीका है वो किसी एक पर्टिकुलर तरह से होगा। यानी कि वो या तो रेस्ट में जो बंदा है, वो सब अभी बाद में जानेंगे, पहले इतना देखो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन। कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कि न्यूटन के लॉ अप्लाई होंगे या नहीं। और कितने टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये होते क्या हैं उसको हम समझते हैं, पहले इसको देख लो, अपने आप एक दो लाइन समझ लो। देखो मैं बच्चों बताते बताते थोड़ा कुछ भावनाओं में बह के ज़्यादा चीज़ें बोल जाता हूँ, उन पे ज़्यादा गौर मत करा करो, लेकिन हाँ ये जरूर दिमाग में सोचा करो, अरे ये सब भी होता है क्या, उस हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इस लेवल का तो पढ़ डालें। ठीक है, देख लो इसको एक बार। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है इनर्शियल। अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि इस नाम के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन ये होनी चाहिए कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि या तो रेस्ट में हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा हो, तब तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वरना नहीं। यानी हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। अब आप कहोगे सर एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि भाई वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, यही इसकी डिफिनीशन है। आ नॉन एक्सेलरेटिंग यानी जिसकी वेलोसिटी ना चेंज हो रही हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। FOR का मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज एन इनर्शियल फ्रेम। भाई ऑब्वियस सी बात है कि मान लो इस पॉइंट P का हमें मोशन ऑब्जर्व करना है, तो हम अगर रेस्ट पे खड़े हुए हैं तब भी उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। हम किसी कार में हैं और वो कार क्या है, वो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, इसके अंदर बैठा है जो बंदा, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बात समझो, अगर इस पॉइंट के मोशन को ये बंदा भी देख रहा है और ये बंदा भी देख रहा है तो इसके लिए भी वो सेम टाइप का मोशन होगा, और जो अंदर कार के अंदर बैठा हुआ बंदा है उसके लिए भी सेम होगा। अब वो क्यों होगा सेम, वो सब आगे चल के देखेंगे, क्योंकि दोनों ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएंगे। ठीक, न्यूटन के जो लॉ हैं वो सिर्फ इसी फ्रेम में अप्लाई होते हैं, यानी वो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करोगे तभी अप्लाई होंगे, या तो यहाँ से ऑब्जर्व करो तभी अप्लाई होंगे। अब कहाँ नहीं होते वो अभी हम देखेंगे। तो समझ में आ रहा है बच्चों हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ क्यों रहे हैं। हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि न्यूटन लॉ चैप्टर का ही नाम है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसको देख लो एक बार। नॉन इनर्शियल, देखो बच्चों होता क्या है, क्यों पढ़ा जा रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा तो होगा नहीं कि रियल लाइफ में जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे जहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो वो सिर्फ या तो रेस्ट पे होंगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। हो सकता है आप ऐसी कार में हो जो एक्सेलरेट हो रही हो, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो, और मैं वहाँ से कह दूँ कि कोई XYZ चीज़ है उसके मोशन को ऑब्जर्व करो, बताओ कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, सब हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हमें हो सकता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डील करना पड़े। अब होता क्या है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखती हैं जो न्यूटन लॉ के हिसाब से दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन वो फिर भी हमें दिखती हैं, वो अभी हम समझेंगे। अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अ एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्वियस सी बात है भाई, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रोटेट हो रहा हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कोई बंदा इसमें हो सकता है उसके डाउट आए कि सर आपने तो कहा था अर्थ जो है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं।
वही तो बात है, ट्रीट करना उसको एज अ इनर्शियल फ्रेम और खुद होना, दोनों में चेंज है। अर्थ रोटेट कर रही है, उसके बावजूद हम किसी एक लिमिट तक उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? इसका भी रीजन है, अर्थ इज रोटेटिंग सो इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, बट फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस वी कंसीडर इट एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों ध्यान से समझो, जैसे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन ही पढ़ा था। एक बंदा मान लो यहाँ पर है, तुम्हारा साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में कितना ही बड़ा होगा ये बताओ तुम, और तुम स्टडी किसकी कर रहे हो? प्रोजेक्टाइल मोशन। मान लो तुम क्रिकेट खेल लो, तुमने ऐसे बॉल फेंकी मान लो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब कंप्यूट करना। अब जरा इस रेंज को देखो और अर्थ के साइज को देखो, तो अर्थ के साइज के कंपैरिजन में जितने भी रेंज तक आप डील कर रहे हो वो बहुत छोटी है, तो इसके रोटेशन को हम क्या कर सकते हैं? अर्थ के रोटेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस केस में आप इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। लेकिन मान लो आप उन देशों में से हो जो लड़ाई कर रहे हैं, जैसे अभी भी लड़ाई चली रही है, खैर उन सब बातों पे नहीं जाएंगे। आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, एक आपका दुश्मन यहाँ पर खड़ा है इक्वेटर पर कहीं। इक्वेटर क्या होती है? एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर अर्थ के सेंटर से पास हो रही, सेंटर इन द सेंस सेंटर की पेरिफेरी डायमीटर से पास हो रही, ठीक, ये इक्वेटर होता। इस पर एक बंदा बैठा है। अब मैं कहूँ कि यहाँ से मिसाइल मारो इसके ऊपर, ठीक है, इस केस में बच्चों अर्थ के रोटेशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो रेंज है ये लगभग अर्थ की रेंज के कंपैरिजन में है। ऐसा नहीं है कि अर्थ की रेंज जो है, जो डायमीटर है, रेडियस है, उससे 1 लाख टाइम्स छोटी, ये है बहुत मतलब भर की रेंज। बात समझे? तो इस केस में आपको इसे क्या मानना पड़ेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझे? लेकिन हम खुशनसीब है कि अभी इस लेवल पे हमको सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ज़्यादातर डील करना। न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन के लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड नहीं होते हैं। ये बात दिमाग खोलकर भर लेना अपने यहाँ भेजे में कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ अप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर लगाने लगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है। अभी देखो मैं बताऊंगा कैसे गड़बड़ा जाएंगी चीज़ें, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैं 50 बार चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ कि चैप्टर के एंड में नोट्स पड़े हुए हैं, जाकर डाउनलोड करना है। अब तुमसे एक बटन भी नहीं दब रहा है तो भाई तुम जानो, ठीक है, देख लिया। हाँ, अब समझते हैं कायदे से किसको? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बस है, बस में तो आप सभी ट्रेवल कर चुके होंगे, मैंने भी ट्रेवल करा है, ठीक। इस बस में ये 2 बंदे आपको दिख रहे हैं। ये बस क्या होती है? पहले मान लो रेस्ट पे है, रेस्ट पे खड़ी है, ठीक। अब 2 बंदे हैं जो इन दोनों के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बंदा बस के अंदर ही बैठा हुआ है, ठीक है, वो आराम से बैठा हुआ है, और एक बंदा बाहर ग्राउंड पे है, रोड पे खड़ा हुआ है, वो किसी रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक। ये रोड पे खड़ा हुआ है, ये बस जा रही है। बस अभी तो रेस्ट पे है, इनिशियली वो रेस्ट पे। तो इस बंदे को जो अंदर बस के बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर ए है और एक ऑब्जर्वर बी है। ये जो बंदा अंदर बैठा हुआ उसको भी कुछ नॉर्मल सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि अभी वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, रेस्ट में है ना, और ये बंदा भी रेस्ट में है, तो ये तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। बस ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सेलरेट करा है A0 एक्सेलरेशन से, तो जैसे एक्सेलरेट करा यानी कि वेलोसिटी चेंज करी, बस आगे बढ़ी, तो क्या हुआ? जो बंदा इस पिलर को पकड़ के खड़ा हुआ है वो तो वहीं का वहीं है, सीधा खड़ा हुआ है, वो बात अलग है क्योंकि वो हाथ से फोर्स लगा रहा है। लेकिन जो बंदा पिलर को नहीं पकड़ा है वो क्या होगा? पीछे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा तो पीछे की तरफ ऐसे हो जाएगा। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, आपने डेली एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा। अब बात आती है कि भाई मैं आता हूँ आपके पास और कहता हूँ इस बंदे के मोशन को डिस्क्राइब करो 2 जगहों से। कहाँ से? एक तो अंदर बैठकर, यानी ऑब्जर्वेशन के पॉइंट 2 हैं, या तो आप ए हो या आप बी हो, ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी के लिए चीज़ें बहुत आसान है। क्यों आसान है? कि भैया बस जब आगे जा रही है A0 एक्सेलरेशन से, तो इसको भी दिखेगा कि ये दोनों बंदे आगे ही तो जा रहे हैं A0 एक्सेलरेशन से। बात समझो, दिखेगा वो ऐसे पीछे गिरता हुआ, इसको उससे इसको मतलब नहीं होगा। ये बस आगे जा रही है A0 एक्सेलरेशन, तो ये बंदा भी आगे जा रहा है A0 एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहीं पर आ जाती है जो बंदा अंदर बैठा हुआ है, अब ये आ गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ये जो ऑब्जर्वर ए है। क्यों? क्योंकि देखो बस एक्सेलरेट हो रही है।
और मैंने कहा न्यूटन के लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर बंदा बैठा है ये कहेगा कि भैया न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बस का एक्सेलरेशन ए नॉट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एफ इज इक्वल टू एम ए के द्वारा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगेंगे? एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में लगेंगे। बिल्कुल सही बात। और ये इसको जो पीछे आते हुए दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है? ये बोल देगा इनर्शिया की वजह से दिख रहा है, इनर्शिया की वजह से दिख रहा है, इसीलिए इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं कि वो वहीं का वहीं रहेगा, बस आगे बढ़ गया, ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन ये जो बंदा है, बात समझो, ये तो इसी बंदे के साथ है, ये जहाँ पर जिस पोजीशन पे ये बना हुआ है उस ये पोजीशन इसकी ना चेंज होगी ना इसकी चेंज होगी। इस बंदे को ये नहीं दिखेगा कि बस के साथ आगे बढ़ गया। अब ये मत सोचने लगना सर अगल बगल पेड़ पीछे जाते हुए दिखेंगे तो हम जान नहीं जाएंगे कि बस आगे बढ़ी। बात समझो बच्चों, इस बंदे के लिए फिजिक्स की भाषा में बाहरी दुनिया कुछ नहीं है। ऑब्जर्वर का मतलब हम सब कुछ भूलकर सिर्फ उस बंदे को देख रहे हैं। किस बंदे को? इस बंदे को। अब हमें तो ये महसूस हुआ कि चलो ठीक है बस आगे बढ़ गई, लेकिन बस आगे बढ़ी तो ये बंदा पीछे कैसे चला गया? भाई न्यूटन लॉ तो कहता है इस डायरेक्शन में मोशन हुआ, फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा, ये पीछे कैसे चला गया? और इसको अभी ये सब नाटक इनर्शिया विनर्शिया वाला कुछ नहीं पता है इसको। बात समझो, ये मान के चलो इसको कुछ नहीं पता है, तो ये पीछे कैसे चला गया? ऐसा कौन सा फोर्स लगा जिसने इसको पीछे धक्का दे दिया? अब बात वही आती है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो कोई ऐसा फोर्स नहीं होता है जो इसको पीछे धक्का दे रहा है, फिर भी आपको ये पीछे आता हुआ दिखेगा। तो जब आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी ये जो बंदा ए है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएगा तो आंसर गलत आएगा। वो आपको अभी मैं कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगा यहाँ पर जादू, आपको लगेगा हाँ बात तो सही कह रहा है। यहाँ पर फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगी। इस बंदे के हिसाब से होगी लेकिन इस बंदे के हिसाब से नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो अभी हम देखेंगे। तो बात समझ गए? तो ये बंदा है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये बंदा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझे? इसको देख लो एक बार, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों। तो इन शॉर्ट मैंने बताया गया, एक बार फिर बता देता हूँ। बस रेस्ट में थी तो ये दोनों बंदे जो पिलर को पकड़ के खड़े हुए, अब ना पकड़ के खड़े हो, रेस्ट में ही है, कोई दिक्कत नहीं। बस जैसे ही स्टार्ट हुई तो क्या हुआ? जो बंदा पिलर को पकड़े वो तो सही सलामत रहेगा, लेकिन जो नहीं पकड़े वो पीछे चला गया। क्यों चला गया? क्यों चला गया? क्योंकि उसका इनर्शिया उसको वहीं पर रखे हुए बस आगे बढ़ गई। बात समझो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं होगी। बाहर वाले बंदे को तो दिखेगा सब कुछ कि बस आगे गई तो ये बंदा भी आगे चला गया। ठीक है, देख लिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ, मज़ा आ जाएगी। अभी मैंने वो मिसाइल और ये सब दुनिया भर के बात करी। अब एक बात समझते हैं, जैसे कि ये बंदा है बच्चों, एक बंदा नॉर्थ पोल के पास खड़ा है, कहीं पर यहाँ पर खड़ा है, ठीक। और एक बंदा, ये अर्थ है आपकी प्यारी, ठीक है। एक बंदा यहाँ पर कहीं खड़ा है इक्वेटर के पास। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर के इर्द गिर्द पास होती है, सेंटर के इर्द गिर्द। बात समझे? या अर्थ का सेंटर कहीं बीच में होगा, उस प्लेन में जो ये पेरिफेरी होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। ये सब ज्योग्राफी की बातें वो समझ गए। अर्थ के सेंटर से देखो प्लेन जा रहा है। अब बात आती है बच्चों कि जो रेड लाइन दिख रही है ये क्या दिखा रही है और ये येलो लाइन क्या दिखा रही है? रेड लाइन दिखा रही है कि जो अर्थ की घूमने की वेलोसिटी है, अगर आप सेंटर पे जाओगे तो वो कम हो। अब ये मैं रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, जो है वही है। मैं बात कर रहा हूँ इस वेलोसिटी की, v, यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी वो इक्वेटर पे ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ये अभी इतना मत जानो, बस इतना जानो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, कम होती है। जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब बच्चा, एक चीज़ होती है, क्या होता है, एक बंदा स्पेस में खड़ा हुआ है, ठीक, और वो रेस्ट में है। इस बंदे के साथ दुश्मनी है, ये इस पर मिसाइल फायर करता है। मिसाइल फायर करता है सेम डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में फायर करता है। तो भाई कायदे से तो इसको हिट कर जाना चाहिए। ये बंदा क्या ऑब्जर्व करेगा? ये बंदा ऑब्जर्व करेगा कि इस मिसाइल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। बात समझो। लेकिन ये जो बंदा यहाँ पर भैया बैठा हुआ है, ये देखेगा कि भैया हमने तो सारा प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब अप्लाई करा, न्यूटन लॉ भी अप्लाई करा, सब अप्लाई करा, उसके बावजूद ये क्या ऑब्जर्व करेगा कि मिसाइल सीधे ना जाकर उसको ये पाथ कुछ ऐसा दिखेगा, डिफ्लेक्ट हो गया। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो गया है, ये कैसे हो गया? अब मैं होता अगर इस बंदे की जगह तो मेरा तो सर खुजलाने लगता, यार सारी तो इक्वेशन से सही लगाई थी, मैंने इस बंदे को टारगेट माना, उसी पर मिसाइल फायर करा
लेकिन ये क्या हुआ, मिसाइल तो इधर चली गई। बच्चों मिसाइल इधर उधर नहीं चली गई, आपका ये जो बंदा है अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जिस जगह पे पहले था वो ना होकर आगे बढ़ गया। बात समझो, मिसाइल आपका हवा में था, ये जगह ही आगे बढ़ गई है, ये जगह आगे बढ़ गई, तो आपको क्या दिखेगा कि वो सीधे नहीं गया है, वो कुछ डिफ्लेक्टेड है। अब बात आती है, ये आप अपने आप को तो समझा ले जाओगे कि भैया वो जगह जो सामने थी, जो पहले जहां पर थी वो हटकर आगे बढ़ गई, लेकिन मिसाइल अभी उसी डायरेक्शन में बना हुआ है। बात समझे? और आप भी अर्थ के साथ घूम रहे हो, तो आपको क्या दिखा, देखो मुझे ध्यान से समझो, अभी समझ में आ जाएगा मैं बताने क्या जा रहा हूँ। ये जो सामने वाला बंदा है, मुझे इस पर फायर करना है, क्या मिसाइल, अर्थ भी घूम रही है, ये बंदा भी घूम रहा है और मैं भी घूम रहा हूँ। बात समझो, लेकिन इसके जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो ज़्यादा है, मेरी कम है क्योंकि मैं नॉर्थ पोल पर हूँ और ये कहीं बंदा इक्वेटर पे है। ठीक, अब हुआ क्या, जैसे ही मैंने मिसाइल फायर करी, मिसाइल तो हवा में है, ये बंदा आगे घूम रहा है, आगे बढ़ गया, मैं भी घूम रहा हूँ, मैं भी बढ़ गया, तो मुझे क्या दिखा कि वो मिसाइल इस पर हिट ही नहीं करी, वो कहीं यहाँ चली गई। बात समझे, वो डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्टेड दिखेगी, इसको इमेजिन करने की कोशिश करना। अब बात आती है, तो क्या यहाँ पर न्यूटन लॉ एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं है बच्चों। आपने फोर्स लगाई थी मिसाइल में स्ट्रेट लाइन की, तो उसको स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था। इस बंदे के हिसाब से जो नॉर्थ पोल पे बैठा है, ये तो डिफ्लेक्ट हो गया ना। अब कुछ बंदे यहाँ दिमाग वाले कहेंगे सर उस पर हवा आ रही होगी, तो हवा फोर्स लगा रही इसलिए डिफ्लेक्ट हो गया। बच्चों ये हवा की वजह से इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता है, बात समझना मेरी, हवा की वजह से इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ये कौन सी ऐसी फोर्स है जिसने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया? अगर एक्चुअली में देखा जाए तो बच्चों यहाँ कोई फोर्स नहीं होती, उसके बावजूद ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम न्यूटन लॉ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि बिना किसी फोर्स के हमें ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है। न्यूटन लॉ क्या कहती है कि जब तक फोर्स नहीं होगी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ पर तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, और डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ही है कि एक्सेलरेशन हो गया। ऐसी कौन सी फोर्स लग गया? मैं कह रहा हूँ कोई फोर्स नहीं लगती, और उसके बावजूद ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो क्या हम न्यूटन लॉ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगा सकते? बच्चों मैं फिर कहूँगा लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, स्यूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट, वह भी हम समझेंगे। इसको देख लिया, तो ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि नॉर्थ पोल पे बैठा है बंदा, क्योंकि इसे ये वाला पाथ दिखेगा, और जो बंदा स्पेस में है उसको तो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि वो घूम नहीं रहा है, वो अपना रेस्ट में खड़े होकर देख रहा है। समझ गए? इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? अब कहोगे सर इंटरेस्टिंग तो था, कुछ समझ में भी आ गया। मेन अगर मैं कहूँ कि 2 पॉइंट निकालो जो इतना डिस्कशन करा, तो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो एक्सेलरेटिंग होते हैं, जिनकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। बस इतना ही दिमाग में रखना है। न्यूटन लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वैलिड नहीं होते। ठीक है, वायलेशन ऑफ न्यूटन लॉ यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आती है स्यूडो फोर्सेस की। इन फोर्सेस को इनर्शियल फोर्सेस भी बोला जाता है। देखो बच्चों, आयरनी तो ये है, मजाक की बात तो ये है कि इनका नाम स्यूडो फोर्सेस या इनर्शियल फोर्सेस है, लेकिन इनको अप्लाई करा जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आप अभी आपको जितना भी डाउट है वो सब इस एग्जाम्पल के बाद क्लियर होने वाला है। ठीक, सबसे पहले स्यूडो फोर्सेस को समझने से पहले एक कंडीशन समझते हैं। एक कंडीशन क्या है कि एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट दिख रही है आपको? ठीक है, ये लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, समझे? इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास रखा हुआ है m, इसको मान लेते हैं a। ठीक, इसमें एक मास रखा हुआ है m है इसका मास। ठीक, एक बंदा इस लिफ्ट के अंदर है, ठीक, और एक बंदा लिफ्ट के बाहर रेस्ट में है। तो ये हो गया आपका ग्राउंड पे एक बंदा, ठीक, और ये हो गया इनसाइड लिफ्ट। मैंने कहा कि इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा, भाई ये लिफ्ट की फ्लोर पे रखा हुआ है, लिफ्ट की सरफेस पे रखा हुआ है ज़मीन पर, तो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर वो नॉर्मल रिएक्शन हमको बताना है, लेकिन हमसे कहा गया है कि 2 तरीके से दो जगहों से तुमको कैलकुलेट करना। एक तो ये तुमको इमेजिन करना है कि जो बंदा अंदर है वो इसको कैलकुलेट करे, और एक जो बंदा बाहर है वो कैलकुलेट करे। तो पहले तो हम बच्चों ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेट करते हैं। पहला केस क्या है बच्चों? कैलकुलेटिंग, ध्यान से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैलकुलेटिंग नॉर्मल रिएक्शन
n from ground frame of reference, ground frame of reference, ठीक है, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जो ग्राउंड का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये बंदा रेस्ट पे है, ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो हम पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। याद करो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा डायग्राम जो सिर्फ फोर्सेस रिप्रेजेंट करता है कि उस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही। तो मैं अगर इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इस ब्लॉक का, अभी ये भूल जाओ कि अंदर कोई बंदा है, अभी मैं बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये इसका मास है, तो इसका वेट कहाँ लगेगा बच्चों, वेट लगेगा mg, नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं, कह दोगे हाँ सर बिल्कुल लगेगा, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगेगी। और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसके ऊपर की तरफ डायरेक्शन में क्या लगेगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर ये तो यहाँ पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, आपने यहाँ क्यों दिखा दिए। अरे बच्चों वो दिखाने के लिए हम कहीं भी दिखा सकते हैं, बस डायरेक्शन मत चेंज करना। ये मैंने दिखा दिया, ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन इस पर n, ठीक। और हमें और क्या दिखाना है, क्योंकि ये जो बाहर बंदा है इसको लिफ्ट ऊपर जाते हुए दिखेगी कि नहीं, और ये जो मास है ये भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a0 है तो इस बंदे को, ये जो बाहर खड़ा है, इस मास का एक्सेलरेशन भी a0 ऊपर की तरफ दिखेगा। तो यानी कि ये a0 हमें ऊपर की तरफ दिख गया, बिल्कुल दिख गया। अब अगर मैं ये निकालूं नेट फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, भाई अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है, नेट फोर्स निकालते हैं F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं सिग्मा एफ कह देते हैं। सिग्मा एफ का मतलब होता है सम ऑफ फोर्सेस, ये मैं बता चुका हूँ। एन ऊपर की तरफ है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, नीचे वाली डायरेक्शन को निगेटिव ले लो, बात समझे। तो ये ऊपर की तरफ एन है तो ये हो जाएगा प्लस का एन, और कौन सी फोर्स है, ये नीचे की तरफ है तो ये प्लस का ब्रैकेट में माइनस mg हो जाएगा कि नहीं। डायरेक्शन के साथ जोड़ोगे भाई, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा n माइनस mg हो जाएगा कि नहीं। और ये फोर्स क्या होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि n को हमने पॉजिटिव माना है, ठीक। तो इस मास पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितनी लग रही, n माइनस mg। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स एक्टिंग इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, a0, और इसका मास m दे ही रखा है। तो पहले इसको देखो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देख लिया। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं एक कहूँ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या कहूँ, सिग्मा एफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास ए इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या है, गलत होगा, कह दोगे सर बिल्कुल गलत नहीं होगा। सिग्मा एफ कितना आया है, ये आया एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट। अगर मैं एम जी को उधर ले जाऊँ और एम कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, जी प्लस ए नॉट हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें एक ये देखो नॉर्मल रिएक्शन पता चल गई, ए नॉट दे रखा है, जी की वैल्यू नीचे की तरफ पता ही है आपको कितनी होती है, मास दे रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना था, इतना आ गया। कह दोगे सर ये तो आसान था, इसमें क्या दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत आएगी। अब दूसरा केस क्या है कि हमें नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है लिफ्ट के अंदर में रहकर, मतलब जो बंदा अंदर खड़ा है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। तो वहाँ से एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर लिख दूँ, मैं लिख देता हूँ। दूसरा केस क्या है, कैलकुलेटिंग नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम inside the lift, या ब्रैकेट में लिख दूं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, कह दोगे सर समझ ही में आ गया। अब ये जो बंदा है ये ऑब्जर्व कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इस बंदे को ये जो मास m है वो तो रेस्ट में दिखेगा ना,
बात समझो। कह दोगे सर कैसे, लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो उसको महसूस नहीं होगा कि ऊपर जाए? अरे गधों, उसको महसूस हो रहा है, इस पर ज़्यादा भावनाओं पे नहीं जाना है। इस बंदे को ये मास जहाँ पर रखा है लिफ्ट के अंदर, अभी ये मान के चलना है कि ये लिफ्ट के अलावा और कोई दुनिया है ही नहीं। तो इस बंदे को जो ये मास है वो तो जिस फ्लोर पे रखा था वहीं पर रखा हुआ दिखेगा, ना ये ऊपर जा रहा है फ्लोर से ना नीचे जा रहा है, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में तो ये जहाँ है वहीं रहेगा, ना देखो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं का वहीं है। बात समझो, लिफ्ट के अंदर की बात हो रही है, ये मत समझने लगना कि लिफ्ट के साथ ऊपर नीचे, क्योंकि हम भी तो लिफ्ट के साथ ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये बंदा रेस्ट, ये जो बंदा है इसको एम को रेस्ट में देखेगा कि नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा। तो यहाँ से अगर मैं ये कहूँ ब्लॉक ए विल appear at rest to the person inside lift। कह दो कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। ये ब्लॉक ए जो है इसको रेस्ट में दिखेगा। और अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसा बनेगा? देखो एक तो ये हो गया इसका मास तो इसको हमेशा नीचे की तरफ दिखाई ही देगा mg, जो अंदर बैठा है बंदा उसको भी, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको पता है नीचे की तरफ ही लग रही है, ठीक है, तो mg दिख जाएगा। और एक इसको नॉर्मल रिएक्शन दिखेगी n डैश, मान लेते हैं n डैश है, क्योंकि हम दूसरे केस में निकाल रहे हैं ना रिएक्शन। लेकिन इसको क्या नहीं दिखेगा? देखो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन दिखा, क्योंकि जो बंदा बाहर है उसको लिफ्ट ऊपर जाते हुए दिख रही है। लेकिन इस बंदे को ये ब्लॉक अंदर ऊपर बाहर ऊपर या नीचे जाते हुए नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर इसको एक्सेलरेशन दिखेगा ही नहीं, इसको दिखेगा कि ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। तो इस केस में अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होता है? जीरो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? जीरो होता है। और नेट सम ऑफ फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है? वहाँ पर n था, यहाँ n डैश हो जाएगा, इसको पॉजिटिव ले लो, और ये mg नीचे की तरफ तो नेगेटिव ले लो, n डैश माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितनी निकल के आई? mg। अब यही बच्चों यहाँ पर देखो कितनी बड़ी गलती हो गई, ध्यान से समझो, ये गलती नहीं अपराध हो गया है ये। पहले शुरुआत से देखो इसको, पहले हमने क्या करा, लिफ्ट को ऊपर जाते हुए देखा बाहर से, तो हमने F इक्वल टू एम ए लगा दिया, और वहाँ से हमको n की वैल्यू मिल गई नॉर्मल रिएक्शन की, m ब्रैकेट में g प्लस ए नॉट, ठीक। दूसरे केस में हमने क्या करा, जो बंदा अंदर बैठा है उसको ये दिखा कि ये तो रेस्ट में है, जहाँ पर है वहीं पर रखी हुई है, तो इसको एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। उस केस में हमने माना कि n डैश नॉर्मल रिएक्शन है, mg नीचे की तरफ है, और हमने न्यूटन का लॉ लगा दिया इसमें। न्यूटन का लॉ कहता है कि जब ये रेस्ट में है तो नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होगा? जीरो। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, तो हमने लगा दिया भाई, n डैश माइनस mg इज इक्वल टू 0, mg उधर लेके गए। अब अगर ये बताओ न्यूटन का लॉ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लीकेबल होता तो कायदे से तो mg की वैल्यू आनी ही नहीं चाहिए थी, ये वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए जितनी यहाँ पर आ रही, mg प्लस ए नॉट। ऐसा क्या पॉसिबल है कि सेम सिचुएशन में बाहर से कैलकुलेट कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ अलग आ रही है, और अंदर बैठ के कैलकुलेट कर रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ अलग आ रही है? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ है, कुछ झोल है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन मिला सिंस n इज नॉट इक्वल टू n डैश, therefore we cannot directly apply Newton law in non-inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कोई बंदा खड़ा होकर कहेगा, या ऑनलाइन क्लास है क्या है, क्लास में तो खड़े कहाँ से हो गए, वो ये कहेगा कि सर ये तो वैल्यू सही है क्योंकि ये तो रेस्ट से कैलकुलेट करी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू सेम नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ी यहीं पर है। यहीं से बच्चों कॉन्सेप्ट आता है स्यूडो फोर्सेस का। हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? स्यूडो फोर्सेस या इनर्शियल फोर्सेस। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी, क्या कहता है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई न्यूटन लॉ in a non-inertial frame of reference,
फर्स्ट यू अप्लाई अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स जैसा कि नाम ही है इसका, स्यूडो आभासी, ये कोई रियल फोर्स नहीं होती है, ये बस मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि न्यूटन लॉ अप्लाई हो जाए, हम जानबूझकर ये फोर्स लगाते हैं। जैसे यही एक केस था हमारा, बस वाले पे चले जाओ, पहले फिर से घूम के बस पे चले जाते हैं। इस बंदे को जो अंदर बैठा है उसको ये जो पीछे आता हुआ इसका मोशन दिख रहा है, ये वाला एक्सेलरेशन, अब न्यूटन लॉ डायरेक्ट लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं दिख रही। इसको ये समझाने के लिए कि भैया न्यूटन लॉ लग रही है, हम एक इमेजिनरी फोर्स लगा देंगे ma0। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन, बात समझो। अब कहोगे सर ये क्या बता दिया, यही बच्चों स्यूडो फोर्स होती है। यहाँ पर अभी समझ जाओगे तो अभी समझ में आएगा कि क्यों। नाउ स्यूडो फोर्स, अब ये स्यूडो फोर्स होती क्या है, इसको FP से डिनोट कर सकते हो, ठीक है, FP से डिनोट कर सकते हो। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय द मास, तो स्यूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, स्यूडो फोर्स की वैल्यू होती है -ma0। अब ये भैया माइनस कहाँ से आ गया, अभी सब समझ में आ जाएगा। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ इसलिए वेक्टर नहीं लगाया। m क्या है, m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका तुम मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे इस केस में ब्लॉक A थी। a0 क्या है, a0 है बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस केस में लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना था, a0, मतलब जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो उसका एक्सेलरेशन कितना है, a0। और ये माइनस साइन क्यों लगाया है, माइनस साइन इसलिए लिया है, नेगेटिव साइन, बिकॉज FP इज अपोजिट टू a0। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इमेजिनरी फोर्स लगा देनी है ma0, तब आप न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हो। यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, इफ वी कंसीडर FP in non-inertial frame of reference, we can apply Newton law। मतलब कहने का है कि भैया न्यूटन लॉ अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगानी है, किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एक इमेजिनरी फोर्स लगा दो ma0। a0 क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितनी भी फोर्सेस हैं उस ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, उसके अलावा एक एडिशनल फोर्स दिखाओ ma0, जो कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन, और फिर न्यूटन लॉ लगा दो, आपके सारे आंसर सही आने लगेंगे। देखते हैं इसको, यहाँ पर लगा के देखते हैं। नाउ एज पर सेकेंड केस क्या था कि जो बंदा अंदर बैठा है लिफ्ट के, उसको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। तो जरा निकाल के देखते हैं। हमें ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा था, अंदर से देखने पे बिल्कुल दिखने दो, mg लगा दो। जो पहले लग रही थी वो सारी लगेंगी, जो फोर्सेस लग रही थी वो तो लगेंगी ही। साथ ही मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया भैया कि अगर न्यूटन लॉ इस केस में लगाना है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, ऊपर, अंदर से रेस्ट दिख रहा है उसको छोड़ो, ऊपर जा रहा था कि नहीं, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स हम लगा देंगे। अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, वो हो जाएगी ma0। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर न्यूटन लॉ लगाऊं तो ये सही होगा। कैसे सही होगा, देखो, हम अगर यहाँ पर नेट फोर्स निकालूं मैं, तो नेट फोर्स क्या होगी, n डैश माइनस mg भाई, नीचे की तरफ है mg, और ma0 भी क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, n डैश माइनस ब्रैकेट में g प्लस a0 इंटू m। होगा कि नहीं होगा। और क्योंकि अंदर जो बंदा बैठा है वो इसको कैसा देख रहा है, रेस्ट में देख रहा है। पहले इसको देखो फिर मैं बताता हूँ, देख लो इसको एक बार, शुरुआत से देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये स्यूडो फोर्स। और इसको इनर्शियल फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स ही आती इनर्शिया की वजह से। ये एक्चुअली में कोई फोर्स है नहीं, अगर ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया ना हो
तो स्यूडो फोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता, इनर्शिया नहीं है, मास है तो इनर्शिया है, तो हमें ये लगानी पड़ेगी फोर्स। इसलिए इसका नाम इनर्शियल फोर्स है, क्योंकि इसको लगाते ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल ट्रीट कर सकते हैं। बात समझे? देख लो भैया, जल्दी देखो। पहले केस में हमने क्या करा, नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड केस में हमने रेस्ट में मान के ऑब्जेक्ट को माना, क्या अंदर से देखने पे रेस्ट में दिख रहा है, इसलिए हमने एन डैश इक्वल टू एम जी निकाला। सेकंड में आते आते हमको बहुत ज्ञान हो गया कि भैया ये गलत है, और हमने एक नया कॉन्सेप्ट बीच में लगा दिया कि एक स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, आभासी फोर्स, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे ही वो फोर्स हम लगाएंगे हमें एक नेट फोर्स मिलेगी एन डैश माइनस जी प्लस ए नॉट एम, मिल जाएगी कि नहीं। ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले सारे निगेटिव ले लिए। तो यहाँ से फ्रॉम न्यूटन लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ये सब लिख लेना, इतना तो 2 लॉ तो पढ़ ही चुके। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, सिंस ए इज एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट। अब कुछ बच्चे दिमाग ये भी लगाते हैं कि सर जब स्यूडो फोर्सेस लगाएंगे तो क्या अंदर वाले बंदे को वो रेस्ट में नहीं दिखेगी? अरे भैया, स्यूडो फोर्स सिर्फ मैथमेटिकली लगा रहे हो, एक्चुअली में कुछ नहीं है वहाँ पर। उसको वो रेस्ट में पहले भी दिख रही थी, अभी भी दिखेगी। ठीक है, सिंस ए इज एट रेस्ट, नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स अभी हमने कैलकुलेट करी कितनी, एन डैश माइनस एम जी प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एन डैश की वैल्यू क्या आ रही है, एम जी प्लस ए नॉट आ रही है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल आ रही है। अब बच्चा जरा ध्यान से समझो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, जो पहली केस में हमने निकाला, मतलब जब हम रेस्ट से कैलकुलेट कर रहे थे, देखो नॉर्मल रिएक्शन तो कितनी आ रही थी, नॉर्मल रिएक्शन आ रही थी एम जी प्लस ए नॉट, एन की वैल्यू आ रही थी कि नहीं। दूसरे केस में जब हमने अंदर से ऑब्जर्व करा और स्यूडो फोर्सेस लगा के कैलकुलेट करा, तब भी वैल्यू कितनी आ रही है, एम जी प्लस ए नॉट आ रही है। तो इस केस में हम कह सकते हैं एन इज इक्वल टू एन डैश, हेंस न्यूटन लॉस आर वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओनली इफ यू अप्लाई स्यूडो फोर्स। बात समझ गए? अब स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्यूडो फोर्सेस एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होती हैं, इनर्शिया के। अब ये जो मैं अगर प्रैक्टिकली इसको समझना चाहूँ तो कैसे समझूंगा कि इसकी जो फ्लोर है लिफ्ट की, वो इसका नॉर्मल रिएक्शन कैसे इस पर डालेगी। एक तो भाई इसके वेट की वजह से डाल रही है, और दूसरा ये जो मास है वो अपने आप को वहीं रखना चाहेगा कि नहीं, और लिफ्ट ऊपर बढ़ी जा रही है, तो मास वहीं का वहीं रहेगा, लिफ्ट ऊपर बढ़ रही। तो ये जो इफेक्ट है इनर्शियल इफेक्ट, वो कैसे दिखाओगे? वो दिखाओगे थ्रू स्यूडो फोर्स। बात समझ? तो कोई अगर आपसे आके बोले कि क्या स्यूडो फोर्सेस एक्चुअली में होती हैं, क्या तो नहीं होती। हमें कुछ ऐसे इफेक्ट दिखते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिनको दिखाने के लिए हमें स्यूडो फोर्सेस अप्लाई करनी पड़ती हैं। बात समझो, जैसे अर्थ के ही केस में ये जो मोशन हो गया था हमारा मिसाइल का इस डायरेक्शन में, अगर मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगा दूँ एफ पी, तब तो यहाँ पर न्यूटन लॉ अप्लाई कर दोगे कि भैया डिफ्लेक्ट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि एक साइड से फोर्स। इस फोर्स को बच्चों कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं। यह भी आपके सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं है, फिजिक्स में तो नहीं है, ज्योग्राफी में आपने शायद नाम सुना हो। ठीक है, वो आगे चल के मैं सब समझा दूंगा, अगर होगी तो मैं सब बता दूंगा। ठीक है, तो देखो स्यूडो फोर्स लगाई और न्यूटन लॉ अप्लीकेबल होगी। बस के केस में भी अगर मैं पीछे की तरफ एम ए नॉट लगा दूं तो वो बंदा जो पीछे जा रहा था उसका मोशन भी जस्टिफाई हो जाएगा। तो न्यूटन लॉ को समझाने के लिए किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ज़रूरी है कि आप स्यूडो फोर्सेस अप्लाई करें। बात समझिए, बस इतना ही बताया। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखेंगे, टू अप्लाई न्यूटन लॉज in non-inertial frame of reference, we have to apply a pseudo force। ये आज की लेक्चर की लर्निंग है आपकी, इसको देख लो एक बार, फिर आगे बढ़े हम लोग। इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? बहुत इंटरेस्टिंग, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चों समझ लो तो स्यूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक बस, मान लो इसको बस है या व्हीकल है, उसमें एक ये पेंडुलम आपका लटका हुआ है, एक पेंडुलम है जिसका मास है m। ठीक है,
अब कह ये रहा है कि जैसे ही बस स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है, ये पेंडुलम क्या होता है, पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है, ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर थीटा हम दो मेथड से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? एक तो ऑब्जर्वर जो अंदर बैठा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर बी, और एक जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर ए, ये रेस्ट में है, ठीक है, ये है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और जो अंदर बैठा हुआ उसको भी थीटा कैलकुलेट करना है, और जो बाहर बैठा हुआ है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग जो बाहर बंदा बैठा हुआ है वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कैलकुलेशन आंसर इसका क्या होगा, पहले तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्या? फ्रॉम, पहला केस, फ्रॉम ऑब्जर्वर ए यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये जो बंदा जहाँ पर खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा, ये देखेगा कि बस इसके सामने से निकल गई और इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ, स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। तो जिस एक्सेलरेशन से बस आगे बढ़ी, ये जो मास है m पेंडुलम का, ये भी उसी एक्सेलरेशन से इसको आगे जाता हुआ दिखा कि भैया आगे बढ़ी बस, ये भी आगे हो गया। तो अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से या इसके ऑब्जर्वेशन से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, फ्री बॉडी डायग्राम यानी इस पेंडुलम में जो जो फोर्सेस लग रहे होंगे, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो बच्चा याद होगा आपको, कोई भी नहीं अगर पढ़ा है तो अभी हम लोग जब बहुत सी फोर्सेस पढ़ेंगे उसमें एक टेंशन फोर्स भी पढ़ेंगे। ये पेंडुलम जो है वो किसी थ्रेड से, किसी धागे से ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस पर एक टेंशन होगा, इसकी मास की वजह से इस पर एक टेंशन होगा। तो टेंशन क्या होगा, टेंशन होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैं टेंशन ऐसे डिनोट करूँ टी, किस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा, देखो ये एंगल कितना है, थीटा। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ करने की हमको ज़रूरत है नहीं, इतना तो समझ ही गया, ठीक है। तो ये हो गया टेंशन, एक तो लगेगा इस पर टेंशन ड्यू टू थ्रेड, और एक इस पर वेट लगेगा mg। तो जो अंदर बैठा है, जो बाहर खड़ा है बंदा, उसको ये सारी फोर्सेस दिखेंगी, प्लस ये दिखेगा कि ये मास आगे की तरफ बढ़ रहा है, किस एक्सेलरेशन से, a नॉट से। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, कह दोगे सर बिल्कुल दिखेगा। तो अगर मैं बच्चों इस टेंशन के दो कंपोनेंट ले लूँ, कौन कौन से कंपोनेंट, एक तो ये हॉरिजॉन्टल ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट। इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, ये होगा टी कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। एंगल किससे बना रहा है, वर्टिकल से बना रहा है ना, ये देखो ऐसे करके था, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी तो थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये थीटा, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, हो जाएगा। तो अगर मैं नेट फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या इसका कोई मोशन हो रहा है, कह दोगे सर बिल्कुल नहीं हो रहा। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, ये है हमारी एक्स डायरेक्शन और ये है हमारी वाई डायरेक्शन, ठीक। तो इन एक्स डायरेक्शन में न्यूटन का लॉ क्या कहेगा, अगर मैं न्यूटन लॉ लगाऊं कि नेट फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी आ रही है, खाली टी साइन थीटा ही तो एकलौती फोर्स है। तो देखो टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है m और एक्सेलरेशन कितना होगा, a नॉट, हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। इन वाई डायरेक्शन में बच्चों क्या है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। इन वाई डायरेक्शन देखो ना, पेंडुलम ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो जितने भी सम ऑफ फोर्सेस हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन तभी होगा जब नेट फोर्स होगी, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो होगी। तो ये देखो वाई डायरेक्शन में तो रेस्ट में है, एक्स में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वाई में वो रेस्ट में, वहीं का वहीं बना हुआ। तो ये जो फोर्सेस का सम होगा टी कॉस थीटा माइनस एम जी, ये देखो टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, ये होगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल ये होगा। तो अगर मैं एम जी को उधर ले जाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई हमारी, कह दोगे सर बिल्कुल आ गई। इसको देखो फिर मैं और बताता हूँ, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं बच्चों, इसमें तो दिमाग ही ज़्यादा नहीं लगाना, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, झट से सॉल्व कर दोगे। देख लिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है।
तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। हो जाएगा कि नहीं, एम एम कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी। तो यहाँ से थीटा आप निकाल सकते हो, थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ए नॉट अपॉन जी। तो यहाँ से एक थीटा आपका कैलकुलेट होके आ गया कि नहीं आ गया, कह दोगे सर बिल्कुल आ गया। अब यहाँ से तो आपने निकाल लिया, ऑब्जर्वर ए से तो निकाल लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या, ऑब्जर्वर बी से निकालना है। फ्रॉम ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर बी कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों, क्योंकि वो खुद ही एक्सेलरेट हो रहा है बस के साथ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ। अब बच्चा एक बात ध्यान से समझो, जो बाहर खड़ा है उसको तो ये दिख गया कि भैया ये मास एक्सेलरेशन ए के साथ आगे बढ़ गया, दिखा कि नहीं, क्योंकि बस आगे जा रही है और ये टेंशन इसको खींच के आगे लेके जा रहा है। लेकिन जो बंदा अंदर बैठा है, जो अंदर बैठा है, उसको बस इसका एक ही मोशन दिखेगा, वो भी पीछे की तरफ, ये वाला मोशन दिखेगा कि नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ तो दिखेगी कि ये पेंडुलम मेरी तरफ ऐसे आ गया, अगर वो यहाँ खड़ा है ऐसे आ गया पीछे, और तो कुछ ये समझ में आएगा नहीं इसको। बात समझो, ये क्या, ये बस के अंदर एक्सेलरेशन ए से बाहर अगर आगे की तरफ बढ़ जाता तब तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ये देखो आगे बढ़ गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ये तो बस पीछे आता हुआ दिखा इसको, और तो कुछ नहीं दिखेगा। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट करूँ, इस डिफ्लेक्टेड पोजीशन में इसको ये इसी पोजीशन में बना हुआ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। बात समझे। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि भैया इस पर एक वेट लगेगा mg, जो कि अंदर वाले को भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। इस पर टेंशन जो टी लग रहा था वो तो लगेगा ही, ठीक है, ये थीटा एंगल बिल्कुल लगेगा, ये जो टेंशन टी लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन दिक्कत आ गई कि वो उसको रेस्ट में दिखेगी, ये बॉल रेस्ट में दिखेगी, डिफ्लेक्टेड कंडीशन में दिखेगी। तो अगर हमें न्यूटन लॉ लगाना है तो हमने क्या बताया कि पूरा पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में जा रहा था आगे, तो हमें इसका मास कितना है m, और एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कितना है a नॉट। उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगानी होगी, वो हो जाएगी m a नॉट। और अब हम लोग न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो न्यूटन लॉ अप्लाई करते हैं, इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से होंगे, टी साइन थीटा और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर उनको डाउट ये होगा कि सर जब ये बस स्टार्ट होगी तब तो इसका मोशन होगा, तो रेस्ट में कैसे दिखा। अरे मान लो स्टार्ट हो गई, एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद तो वो उसको डिफ्लेक्टेड कंडीशन में ही दिखा ना, उस इंस्टेंट पे जब अप्लाई करोगे तो डिफ्लेक्टेड कंडीशन में, और कुछ नहीं हो रहा उसके साथ, ना ऊपर जा रहा है ना आगे जा रहा है, वहीं का वहीं है। तो यहाँ पर देखो इन एक्स डायरेक्शन, अब अगर क्योंकि ये तो रेस्ट पे है तो ना एक्स में मोशन हो रहा है ना वाई में मोशन हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होनी चाहिए अगर रेस्ट में, जीरो। तो जो इधर वाली फोर्सेस इज इक्वल टू इधर वाली फोर्सेस, तभी तो उनको जोड़ के जीरो आएगा, प्लस माइनस जीरो। तो ये हो जाएगा बच्चों टी साइन थीटा, देखो उधर वाली फोर्सेस माइनस का, अगर इसको माइनस ले लो नेगेटिव, माइनस का एम ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट। ये हो गया कि नहीं हो गया, कह दोगे सर बिल्कुल हो गया। ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वहाँ मान चुके हो। इन वाई डायरेक्शन में भी रेस्ट में ही है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से टी कॉस थीटा कितना आ जाएगा, एम जी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये इक्वेशन फोर्थ मान लो। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर सही आने वाला है, इसको देख लो एक बार। तो इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, ये क्या हो जाएगी, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन एम जी। एम कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, टेन थीटा कितना आ गया बच्चों, टेन थीटा आ गया ए नॉट अपॉन जी। यानी कि दोनों केसेस में आंसर देखो सेम आ रहा है, चाहे आप बाहर से अप्लाई करो, इस ऑब्जर्वर से देखो, तब भी देखो हमने जो कैलकुलेशन करा उसमें हमने न्यूटन सेकंड लॉ जब अप्लाई करी तो मास हमें आगे जाता हुआ दिखेगा, इसलिए नेट सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू। भाई एक चीज़ तुम ध्यान से समझो, अगर मान लो ये थ्रेड ना होता
तो जैसे ही बस आगे बढ़ती ये मास पीछे टकरा जाता, जाके बस के साथ आगे कैसे बढ़ता, तब भले बस के साथ आगे बढ़ जाता क्योंकि ये वॉल इसको धक्का दे रही होती, लेकिन सिर्फ एक ही कनेक्शन है जो इसको बस के साथ आगे लेके जा रहा है, वो है ये थ्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस मास का एक्सेलरेशन कौन कराएगा अगर बाहर से देखा जाए, तो ये थ्रेड ही तो करा रहा है भाई। बस तो आगे बढ़ गई एक्सेलरेशन से, इस पर वो फोर्स कैसे ट्रांसमिट हो रही है, ये थ्रेड से, क्योंकि ये थ्रेड यहाँ पर भी कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये यहाँ इक्वेशंस ही आपको सारा आंसर दे जाएंगे। तो यहाँ देखो हमने देखा कि इसका साइन कंपोनेंट किसके बराबर होना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर आ गया। और दूसरे में वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स मोशन ही नहीं है तो नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg आ गया। और सॉल्व करने पे tan थीटा a नॉट बाई जी है। दूसरे केस में हमें ये दिखा कि भैया अंदर से देखने पे वो रेस्ट पे दिख रहा है, तो हमें अगर न्यूटन लॉ अप्लाई करनी है तो हमें एक सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी टू द एक्सेलरेशन। और फिर जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेस्ट में है तो एक्स डायरेक्शन में सभी सम ऑफ फोर्सेस 0, तो टी साइन थीटा की एक वैल्यू आ गई, वाई डायरेक्शन में टी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, दोनों को डिवाइड करा, tan की वही वैल्यू हो गई। देखो दोनों केसेस में बच्चा आंसर सेम आ रहा है, और आंसर ये तभी सेम आया है क्योंकि हमने यहाँ एम ए नॉट लगा दिया। अगर ये ना लगाते तो देखो आंसर गलत आने लगता कि नहीं, हमें एक्सेलरेशन दिखाई नहीं देता कहीं। बात समझे कि नहीं, इंटरेस्टिंग था कि नहीं था। इसको एक बार शुरुआत से देखना हो देख लो एक बार जल्दी से, देख लो एक बार शुरुआत से जल्दी से देखो। ठीक है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चेंज ऑफ फ्रेम। वो छोटा सा टॉपिक होगा, वो जल्दी से पढ़ लेंगे हम लोग, क्योंकि बात यह है कि अभी ये लेक्चर में बता दूंगा जल्दी जल्दी तो समझ में आएगा नहीं, उसको थोड़ा सा इत्मीनान से मैं बताना चाहता हूँ। 20 मिनट का वो भी लेक्चर होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बने रहो बच्चों, देखते रहो, सब खत्म होगा, सारा हम लोग समझेंगे, इत्मीनान से समझेंगे और मज़े ले लेके पढ़ेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।